नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय से जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए, जीवन की मौलिक इकाई का मतलब आप समझते हैं। मौलिक इकाई मतलब छोटी इकाई। छोटी इकाई, तो छोटी इकाई क्या है? हम किसी भी सजीव की, चाहे पौधे हो या जंतु, उसे कोशिका कहते हैं। आप लोगों ने पूर्व की कक्षा में भी पढ़ा होगा। आप जानते हैं ये कोशिका शब्द किस शब्द से आया है? कोशिका तो हम लोग हिंदी में कहते हैं, पर एक्चुअली ये लैटिन शब्द सेला से आया है। सेला से आया है। सेला से शब्द बना सेल, और सेल को हम लोगों ने नाम दिया हिंदी में कोशिका। अब ये सेल शब्द किसने दिया, अब इस पे आते हैं। तो 1665 में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक करके। उन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉर्क का नाम आप लोगों ने सुना है। कॉर्क के कई अनुप्रस्थ घाट यानी पतले पतले स्लाइस काटे उन्होंने, और उसमें उन्होंने देखा तो वो संरचना जो बड़ी होकर के उनको दिखी, वो कई बॉक्स जैसे संरचनाएं थी। आप लोग सबने मधुमक्खी का छत्ता देखा है। तो अगर देखा है तो जस्ट मधुमक्खी के छत्ते जैसी उनको संरचना दिखी, और इसको उन्होंने नाम दिया सेल, और या हिंदी में हम लोग जिसे कोशिका कहते हैं। तो ये कह सकते हैं आप कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द नाम दिया गया। कभी कभी 1 नंबर के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे सवाल आते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, आगे आपको काम भी देगा। अब ये कोशिका तो दिख गया, पर इसके बाद कुछ दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ। फिर करीब 9 साल बाद 1674 में एक वैज्ञानिक हैं ल्यूवेनहॉक। उन्होंने तालाब के पानी में कई लेंसेज को एक साथ अरेंज कर करके, और तालाब के पानी में उन्होंने पाया कि कई ऐसे सजीव हैं, जीवित जीव हैं, जिसको उन्होंने आसानी से देखा। और इनके द्वारा ही जो सूक्ष्मदर्शी, एक इवॉल्व सूक्ष्मदर्शी तैयार किया गया, उसे नाम दिया गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि सूक्ष्म चीज़ों को हम देखते हैं, तो उसे नाम दिया गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अंग्रेजी में इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो ल्यूवेनहॉक के आविष्कार, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद कई और ऐसे मटेरियल जो लिक्विड थे उनमें देखा गया, और कई ऐसे एक कोशीय जीवों का जो कि नहीं खुली आंखों से देखे जाते थे, एक बड़े वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिली। यानी जो जितना दिखाई देते हैं सजीव, उससे कई गुना अधिक ऐसे वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिली। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका के अंदर जब इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा, तो कोशिका के अंदर अंदर में एक गोलाकार संरचना दिखाई पड़ी। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने इस संरचना को नाम दिया न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेंटर में रहता है, इसलिए उन्होंने इसे न्यूक्लियस, हम लोग हिंदी में उसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हम समझते हैं कि नहीं होगी। अब इसके अंदर एक
तरल पदार्थ भी भरा हुआ था, जिसे आगे चल कर के जेई पुरकिंजे ने इसे नाम दिया, इस तरल पदार्थ को, जीव द्रव्य। ठीक है। 1839 में जेई पुरकिंजे ने 1839 में। बच्चों ये ईयर आप लोग ध्यान दोगे, हो सकता है कि आप लोगों को कभी कभी इन किताबों में, क्योंकि किसी का शोध एक ही साल में नहीं ख़त्म होता है, तो हो सकता है किसी किसी किताब में आपको 1 आध साल का अंतर भी मिलेगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अब आते हैं कि कोशिका के बारे में। अब जानकारी हो गई कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में एक तरल पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। अब ये कोशिका, एक कोशिका से 2 कोशिका, या कोशिका का नेचर क्या है, तो इसके बारे में जानकारी दिया स्लेडेन, स्वान, और एक बाद में ही इसी पे काम किया था तो वर्चाउ। मैंने एक ही साथ सबका नाम लिखा है। तो इन लोगों ने जानकारी दी, जिसे बाद में इसे नाम दिया गया कोशिका का सिद्धांत। इन लोगों ने किसका काम दिया? कोशिका का सिद्धांत। तो इन लोगों ने बताया क्या? तो इन तीनों ने मिलकर, स्लेडेन और स्वान ने बताया कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी जैसी संरचना और क्रिया कोशिका के कारण ही होती है, यानी किसी जीव का निर्माण होता है। वर्चाउ ने एक बात और जोड़ा, उन्होंने बताया कि जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिकाओं से ही 2 में डिवाइड होती है, यानी नई कोशिकाएं स्वतः कोई मटेरियल अपने अंदर इकट्ठा करके नहीं बनाती हैं। जब भी नई कोशिकाएं उत्पन्न होंगी तो वो पुरानी कोशिकाओं से ही विभाजित होकर बनेंगी। तो ये इन तीनों के द्वारा बताया गया, जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। चलिए बच्चों, अब कोशिका के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। कोशिका की आकार अलग अलग होते हैं। अब विभिन्न आकार इसके होते हैं, और जानते हैं कि इसके विभिन्न आकार क्यों होते हैं, तो एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे विभिन्न आकार के कोशिकाएं होती हैं। जैसे सबसे ऊपर दिया गया है वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण। उसके अंदर में देखिएगा कि उसके न्यूक्लियस की संरचना अलग है। रेड ब्लड सेल्स जो है, लाल रक्त कण, वो अंडे के आकार की संरचना है। चिक सेल जो हमारे गाल के अंदर के में होते हैं, उसकी अलग संरचना है। स्पर्म, शुक्राणु की संरचना आप देख रहे हैं कि लंबे पूंछ जैसी संरचना है। नर सेल, तंत्रिका कोशिका की भी संरचना लंबी है। मसल सेल्स, जिसे कि पेशी कोशिका भी कहते हैं, उसकी संरचना भी लंबी है। इसमें 2 जीव भी, एक कोशीय 2 जीव भी दिख रहा है, अमीबा और पैरामीशियम। अब मन में आपके सवाल उठ रहा होगा कि ये तरह तरह की संरचना, अलग अलग कोशिकाओं की संरचनाएं अलग अलग क्यों हैं? तो आप लोगों को जानना चाहिए कि ये संरचनाएं अलग अलग हैं क्योंकि इनके कार्य अलग अलग हैं। अब जैसे मैं बात करती हूँ लाल रक्त कण की, कोशिका की, तो लाल रक्त कण कोशिका का ये अंडे के आकार की संरचना है। ये कोशिका हम लोगों को पता है कि ये हमारे खून में प्रवाहित होता रहता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर इसकी संरचना चौकोर होती तो क्या चौकोर हमारे ब्लड में, नर्व से ब्लड में इसे प्रवाहित होने में दिक्कत होता ना। और ओवल रहने से क्या है कि इसकी ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, इसीलिए इसकी संरचना ओवल या राउंड शेप्ड है। अब आते हैं नर्व सेल में। तो नर्व सेल में आप लोग पढ़े हैं कि ये इंफॉर्मेशन देने का कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं भेजता है। तो सूचनाएं देने के लिए क्या चाहिए? बिना ब्रेक हुए, तो आप देख रहे हैं हेड इसका ब्रांचेज है और नीचे टेल है, तो हेड और टेल एक दूसरे से ऐसे जुड़ेंगे
तो आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकेंगे और बिना गैप के ये एक दूसरे से लंबा बिजली के तार जैसी संरचना बनाएंगे। और तब क्या होगा, हेड से टेल तक सूचनाएं बिना रुकावट के प्रसारित होगी। जैसे कि बिजली के तार में अगर कहीं भी टूट जाता है तो करंट नहीं जाता है, तो उसी तरह सोचिए कि ये सूचनाएं आसानी से प्रवाहित होंगी। अब देखिए अमीबा, दो ऐसे कोशिका है, एक तो जीव है अमीबा जो अपना आकार बदलता रहता है, और दूसरी कोशिका है जो अपना आकार बदलती रहती है। ये आपको याद रखना चाहिए। वो क्या है, श्वेत रक्त कण या कोशिका, ठीक है। ये दोनों अपना आकार बदलते रहते हैं। कहने का मतलब कि कोशिकाओं के विभिन्न आकार हैं उनके विशिष्ट कार्यों के अनुसार। अगर उनके ये विशिष्ट संरचनाएं नहीं होंगी तो जिस कार्य को उनको करना है वो आसानी से करने में सक्षम नहीं होंगी, इसीलिए इनके आकार अलग अलग हैं। अब आते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने तरह के होते हैं। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय, यानी बहुत सी कोशिकाएं के मिलने पर जो जीव बनते हैं। तो एक कोशिकीय में आप जैसा कि चित्र में भी देख पा रहे हैं, अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। मैं यहाँ दो उदाहरण लिख रही हूँ, आप और ज़्यादा उदाहरण, और बहुकोशीय में तो बताने की ज़रूरत नहीं। जितने भी जो आसपास हम देखते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बड़े पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, ये सारे बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। अब हम लोग कोशिका के बारे में उसका हिस्ट्री, उसकी संरचना और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में जान लिए। अब लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ने तो देखा, अब चलिए एक गतिविधि के माध्यम से हम लोग भी कोशिका को देखने का प्रयास करते हैं। इस गतिविधि को करने में हमें कई सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको इन सामग्रियों के बारे में एक एक करके सबके बारे में जानकारी दे रही हूँ। आप इसे नोट भी करेंगे। जैसे सबसे पहले मुझे इसे क्या कहते हैं, कोई पहचान सकते हो इसे? सही पकड़ा आपने, माइक्रोस्कोप कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, कौन बताएगा? हाँ सही बोला कि ये कई गुना हम जो देखते हैं, जो हमारी आँखों से नहीं दिखता है, उसको कई गुना बड़ा करके ये दिखाता है। अब चलते हैं कैसे हम अपने शरीर में, चाहे पौधों में या जीवों में पाए जाने वाली मौलिक इकाई, जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, उसको कैसे हम लोग खुली आँखों से भी देख सकें। तो माइक्रोस्कोप के बाद जो अन्य सामग्री है, एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट भी करते जाएंगे। ये है प्याज। अच्छा ये बताइए आप कि ये प्याज पौधा है या जंतु है? पौधा है, यानी इस प्याज से अगर हम कुछ देखेंगे तो कौन सी कोशिका दिखाई पड़ेगी? पादप कोशिका। सही बोला आप लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग प्याज को लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए हम लोगों को इसको देखने? तो प्याज को काटने के लिए क्या चाहिए? यहाँ मैंने रेज़र का इस्तेमाल किया है। जहाँ आप लोग जाते होंगे नाई की दुकान पे तो इसे देखा भी होगा, आप लोगों ने परिचित होंगे। तो रेज़र से, या आप लोग चाकू अगर घर में जैसे आसानी से उपलब्ध हो तो आप चाकू का भी काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, इसके प्याज के छिलके को निकालने के लिए हमें ये चिमटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे कहते हैं चिमटी। इसके बाद आते हैं, ये ब्रश है। ब्रश को पानी में रखने के लिए या अन्य कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता हमें बायोलॉजी के गतिविधियों को करने में पड़ती है। अब आते हैं, इससे तो सब परिचित होंगे। क्या है ये? ड्रॉपर,
यानी 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, किसी भी चीज़ पर कुछ डालना हो बूंद बूंद नाप करके, तो इससे आसानी से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये है क्या? निडल। तो इस निडल से क्या करते हैं, इससे आसानी से हम लोग कई बार, आगे इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो मैं और एक्सप्लेन करूँगी। अब आते हैं, इसे कहते हैं स्लाइड। इसको और आसानी से आप लोग देख सकते हैं, जो दिख भी रहा है। आप लोगों ने अगर कभी ब्लड टेस्ट दिया होगा खून जांच के लिए, तो वहाँ आपने ऐसे रेक्टेंगुलर कांच के टुकड़े को देखा होगा, जिसे हम लोग स्लाइड कहते हैं। इसी पे इसका ही आगे हम लोग उपयोग करेंगे कोशिका को देखने में। इसे कहते हैं कवर स्लिप। बहुत छोटा सा और पतला सा टुकड़ा, देख रहे हैं ना कितना पतला, स्लाइड से कई गुना ये पतला और कई गुना छोटा है। अब आते हैं, इसे कहते हैं वॉच ग्लास। इसे भी मैं ऐसे दिखाती हूँ तो आप लोगों को आसानी से दिखेगा। वॉच ग्लास, इसके वॉच ग्लास के नीचे जानते हैं बच्चों, अगर आप लोग वाइट पेपर रख करके किसी चीज़ को कट करके अगर देखोगे ऐसे, तो वो जब रखोगे तो वो चीज़ आसानी से दिखाई देती है। यानी इस वॉच ग्लास से निकालने में उस मटेरियल को आपको सुविधा होगी। तो नीचे अगर वाइट पेपर रख के हम लोग काम करते हैं तो सुविधा रहती है। अब आते हैं आगे, ये है वाटर बॉटल। इसमें मैंने पानी लिया है, भरा हुआ है। बीच में कभी कभी जब पानी की आवश्यकता होगी तो इससे मैं इस्तेमाल करूँगी। ये है सैफ्रनीन। इसे स्टेन कहते हैं, कलरिंग एजेंट कहते हैं। सैफ्रनीन, आयोडीन, मिथाइल ब्लू, ऐसे कई कलरिंग एजेंट होते हैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में गतिविधियों को करने में। तो यहाँ मुझे आसानी से सैफ्रनीन मिला है तो मैंने सैफ्रनीन लिया है। इसको डालने से क्या होता है कि वो किसी एक खास को कलर करता है, बाकी को नहीं कलर करता है। तो आसानी से हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं, गतिविधि करते हैं, और जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो 2 पार्ट को सेपरेट करने में यह हम लोगों की मदद करता है। इस बीकर में भी मैंने अलग से पानी लिया है कि ब्रश को अगर धोना हो, साफ करना हो तो मुझे सुविधा होगी। इसे कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर, इसकी भी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। तो क्या अब गतिविधि हम लोग शुरू करें? जी बिल्कुल, जब आप लोग तैयार हैं। आप लोगों ने सबने नोट कर लिया जिन जिन आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। अब आपको ये आवश्यक सामग्री अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे प्याज है तो प्याज की 2 सतहें होती हैं। एक इसको कौन सी सतह कहेंगे? उभरा हुआ सतह है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। और अंदर की सतह जो ये प्याज की होती है, ऐसी वाली सतह, इसको कहते हैं कॉनकेव। तो हम लोग झिल्ली लेंगे ये कॉनकेव वाले सतह से, जो धंसी हुई सतह है। अब देखिए, इसमें देखिए चिमटे से मैं झिल्ली निकाल रही हूँ, आपको दिख रहा है। अब देखिए, क्योंकि झिल्ली इससे टूट जा रहा है तो मैं अपनी उंगली का प्रयोग करती हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं आसानी से निकालने के लिए। अब देखिए, ये झिल्ली आसानी से मेरी उखड़ रही है। देखिए, ये पतली सी झिल्ली, आप ऐसे हर लेयर को हटाइएगा तो निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे, ये वॉच ग्लास मैंने आप लोगों को दिखाया था ना। अब इस वॉच ग्लास में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। आप लोग भी थोड़ा सा पानी डालें। पानी क्यों डालते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है? पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो मटेरियल, अगर पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये पतली झिल्ली थोड़ी देर में नहीं तो सूख जाएगी, और जो कोशिका हम देखना चाह रहे हैं इस झिल्ली में, वो हमें नहीं दिखाई देगी। अब देखो, जैसे ये उंगली में चिपक रहा है, यही इस ब्रश का इस्तेमाल होगा। इससे आसानी से हम लोग उंगली पर से और इस कैंची से निकाल करके वॉच ग्लास में डालेंगे। और इसे साथ साथ वॉच ग्लास में इसे आसानी से, ये मुड़ गया है तो इसे हम लोग निडल की सहायता से पकड़ करके इसे फैला भी देंगे। फैलाते क्यों हैं? क्योंकि अगर लेयर इसका मोटा रहेगा और एक के ऊपर दूसरी सतह
एक दूसरे से चिपकी रहेगी तो हमें जब माइक्रोस्कोप में इसे लगाएंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये सब सावधानियां हमें बरतनी होंगी। अब ये दूसरा वॉच ग्लास लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस झिल्ली को, जिसके टुकड़े मैंने किए हैं, इस झिल्ली को इस वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे। आप लोग भी जब गतिविधि कीजिएगा तो ऐसे ही ट्रांसफ़र करिएगा ब्रश की सहायता से। अब यहाँ देखिए, अब ड्रॉपर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मैंने आपको बताया था। देखिए किस किस सामग्री की कहाँ कहाँ ज़रूरत। अब इसमें 2-3 कुछ ड्रॉप सैफरनीन की हम लोग डालेंगे और कुछ मिनट के लिए इसको हम लोग छोड़ दें। जब भी इस तरह के कलरिंग एजेंट का आप लोग इस्तेमाल करें तो ढक्कन ज़रूर बंद कर देना। तो असावधानी में ये गिर कर के जगह को तो ख़राब करेगा ही, साथ साथ वो बर्बाद भी होगा। थोड़ी देर रखने के बाद हम सीधे भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि अगर कलरिंग एजेंट ज़्यादा लग गया है तो फिर हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उसका उपाय क्या है, हम लोग इसके छोटे से एक पीस को लेकर के फिर से थोड़ा सा इसको वॉश कर लेंगे साफ पानी में। वॉश क्यों किए? क्योंकि वॉश करने से होता क्या है कि जो अतिरिक्त स्टेन जो लगा है, जो सैफरनीन ज़्यादा लग गया है, तो वो धुल जाएगा और फिर इसको हम वॉच ग्लास पे ले लेंगे। वॉच ग्लास से स्लाइड पर लेने के लिए हम वॉच ग्लास से स्लाइड को सटा करके रखेंगे, ताकि ब्रश की सहायता से उसे हम इस प्रकार रखेंगे कि वो मुड़े नहीं। जैसे देखिए उठा करके मैंने, आप देखिए उठा करके इसे आसानी से इसके ऊपर रख दिया है मैंने। ठीक है। अब देखिए इस पर 1-2 बूंदे हम पानी की या सैफरनीन की दे देंगे। क्यों दे रहे हैं? ताकि ये जब इस पे कवर स्लिप डालेंगे तो कवर स्लिप डालने में भी सुविधा होगी और एयर बबल नहीं आएंगे। अब देखिए कवर स्लिप की यहाँ आवश्यकता होती है। किसी भी नाम ही है इसका कवर स्लिप। तो किसी भी पदार्थ को जो स्लाइड पे हम लोग लेते हैं और उसको कवर करने में सहायता करता है और ये सूखने से बचाता है। यानी जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पानी भी थोड़ा सा रहता है तो वो सूखे। और नीडल की सहायता से, यहाँ भी देखिए नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। कवर स्लिप को धीरे धीरे ऐसे रखें कि इसमें एयर बबल ना हो, और अगर 1-2 एयर बबल रह गया है तो उसे थोड़ा नीडल को, ये जो नीडल है इससे टैप करते हुए थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे तो जो बबल है वो धीरे धीरे किनारे की ओर बाहर आ जाएंगे और वो निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो अतिरिक्त सैफरनीन या जो पानी आ गया है आपका, उसको हम लोग इस ब्लॉटिंग पेपर से सुखा लेंगे, क्योंकि ये फैलेगा तो हमें माइक्रोस्कोप में लगाने पे दिक्कत हो सकती है। तो जो अतिरिक्त पानी बाहर निकला हुआ था वो आप देखिए कि इस तरह से सूख गया है। अब हमारा ये टेम्पररी स्लाइड, इसे क्या कहते हैं? टेम्पररी स्लाइड, यानी तुरंत पानी डाले हुए हैं ना, तो ये अस्थाई काफ़ी दिन तक नहीं रह सकता है। कुछ जब तक हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब तक ये हमारा मटेरियल सही तरीके से काम करेगा। और ऐसे स्लाइड को हम लोग टेम्पररी अस्थाई स्लाइड कहते हैं। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में लगाएंगे। ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में लगाने के बाद इसे हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, फोकस करेंगे। सेंटर में हमको देख देख के धीरे धीरे लाना है कि वो सही जगह लगा है कि नहीं। ये एडजस्टमेंट नॉब है, इससे एडजस्ट करके ये जो लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ये ऊपर नीचे होता है और इससे एडजस्ट करके हम लोग देखते हैं। जब थोड़ा एडजस्ट हो जाए और दिखने लगे तो ये पतला वाला जो नॉब है इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो इससे आप फाइन ट्यूनिंग करके देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे स्लाइड में काफ़ी अच्छा स्लाइड आया है और बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। आपको बहुत सारा रेक्टेंगुलर शेप इसमें दिख रहा है
और बीच बीच में एक छोटा सा गोला भी दिख रहा है जिसे कि हम लोग केंद्रक कहते हैं। अब आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, मुझे तो माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, इसी का आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आप लोग भी देखें कि कैसा दिख रहा है। आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा कि कैसा दिख रहा है इसके अंदर दिखने वाला। तो आप देखिए कि ये जो इतना छोटा मैंने झिल्ली लिया है और इस झिल्ली का भी पूरा पार्ट नहीं दिख रहा है, एक छोटा सा पार्ट माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। और उस झिल्ली के अंतर्गत आप काउंट करें तो अनगिनत कोशिका की संरचना दिख रही है जो लंबी आयताकार नुमा है और एक दूसरे से सटी हुई हैं। इसकी दूसरी संरचना जब आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट आपको केंद्रक भी दिखेगा। एक और है जिसमें कि इसमें भी जगह जगह जो भी अंदर में गोल जैसा दिख रहा है, हल्का डार्क है आपको रेड में, वो केंद्रक दिख रहा है। एक और तस्वीर में आपको और साफ केंद्रक दिखेगा। हाँ, यहाँ देखिए केंद्रक कितना स्पष्ट दिख रहा है। जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि पादप कोशिकाओं के केंद्रक एकदम बीच में नहीं होते हैं, कहीं कहीं बीच में भी है लेकिन ज़्यादातर किनारे में है, यानी बाकी जगह वो वैक्यूल से भरे होते हैं। यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है इस कोशिका में। तो आप लोगों ने क्या देखा? कोशिका देखा और केंद्रक देखा। अब बताइए कि क्या इस प्याज में ऐसा दिख रहा था? नहीं। तो हम लोग कितनी आसानी से इन सामानों के द्वारा नहीं दिखने वाली कोशिका को भी हम आसानी से देख सकते हैं। इस गतिविधि को करने में सबको अच्छा लगा, मज़ा आया, समझ में आसानी से आई। इस गतिविधि में जो सामग्री हम लोगों ने लिया था, फिर से एक बार मैं आप लोगों को सारी सामग्रियों की जानकारी फिर से दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई सामग्री छूटे नहीं आपको ये क्रियाकलाप करने में। अब आपके स्क्रीन पर उन सामग्रियों की सूची आ रही है, आप लोग नोट कर लें। प्याज, चिमटी, वॉच ग्लास, कांच की स्लाइड, सोखता कागज़, ब्रश, कवर स्लिप, ड्रॉपर, पानी, सुई, रसायन में चाहिए सैफरनिन, ग्लिसरीन, उपकरण में चाहिए आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब आप लोगों को कुछ गृह कार्य के रूप में मैं देना चाहूँगी कि और इस गतिविधि को कैसे इंटरेस्टिंग बना करके और आप ज़्यादा समझेंगे। जैसे मैंने ये प्याज जो लिया है वो मध्यम आकार का प्याज है, आप इससे छोटे आकार का भी प्याज लें और बड़े आकार का प्याज लें और फिर उसकी झिल्ली निकाल करके उसकी कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करें। देखें कि क्या कोशिकाएं, चाहे प्याज छोटा हो या बड़ा हो या मध्यम आकार का है, तो क्या कोशिकाओं के आकार में अंतर आ रहा है या समान है। इसे अवलोकन करके आप लोग आएँ और अगली कक्षा में बताएं कि क्या आपने अवलोकन किया। इसी के साथ इस गतिविधि आधारित प्रयोग को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन मैं अगले प्रयोग के साथ, अगले गतिविधि के साथ आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।